गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम जो टॉपिक देखेंगे वो है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। ठीक है। ये फार्माकोलॉजी का यूनिट 3 है और उसमें का सबसे पहला जो है चैप्टर है। ठीक। अब हम इसमें देखते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस होता क्या है। अगर हम लोग ट्यूबरकुलोसिस की बात करें तो हम लोग इसे एक कॉमन नाम से जानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं टीबी। ठीक है। टीबी के नाम से हम लोग इसे जानते हैं ज़्यादातर, है ना। यानी कि एक प्रकार का खांसी का रोग है ना, कि उसमें लगातार जो है खांसी आती है, बलगम जो है वो जनरेट होता है। ठीक है ना। और अगर आज से अगर 50 साल पहले की बात करें तो टीबी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हेल्थ हज़ार्ड था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक या डेंजरस बीमारी थी। ठीक है। लेकिन जब से कीमोथेरेपी ने यानी कि अपना क्या किया है, कीमोथेरेपी को हमने यूज़ करना स्टार्ट किया है इस हेल्थ के फील्ड में, लोगों को ठीक करने के लिए कीमोथेरेपी का जब से हमने इस्तेमाल शुरुआत की है उसकी, तब से जो ये जो डिज़ीज़ है ना, उसका जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी हद तक कम होता गया है ना। जो मॉर्टेलिटी रेट यानी कि जो मरने की जो संख्या थी जो ज़्यादा थी, वो हर एक साल जो है लगभग हर एक साल जो है थोड़ी थोड़ी करके मॉर्टेलिटी रेट जो थी वो कम होते जा रही है ना। शुरुआती दौर में जो था हमको एक सबसे पहला जो एंटीबायोटिक मिला था वो स्ट्रेप्टोमाइसिन मिला था, है ना। हमको क्या मिला था, सबसे पहला जो एंटीबायोटिक मिला था वो स्ट्रेप्टोमाइसिन मिला था। अब जाके कई सारे जो हैं एंटीबायोटिक और कई सारे जो हैं सिंथेटिक ड्रग्स जो हैं वो अभी आ चुके हैं, है ना। और उसी कड़ी में कई सारे यानी कि एंटीबायोटिक और कई सारे ड्रग्स जो हैं आए हैं, है ना, जो कि इस प्रकार की जो बीमारियां हैं, इस प्रकार के जो डिजीज़ हैं उन्हें ठीक करने में सहायता प्रदान करती हैं। उसी कड़ी में जो एक एंटीबायोटिक है या फिर मेडिसिन है वो है आइसोनियाज़ाइड, है ना। ठीक। जिसका जो इंट्रोडक्शन हुआ यानी कि जब वो लाइमलाइट में आया वो था 1952 में, है ना। ये जो है तो ये जो है ये एक ओवरऑल सीन है कि ट्यूबरकुलोसिस क्या था, है ना, और उसका इम्पैक्ट क्या था ह्यूमन के पॉपुलेशन में, ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर में क्या उसका इम्पैक्ट था और उसे कैसे ठीक किया गया। ठीक है। और उसमें जो फर्स्ट लाइन ड्रग थे वो क्या थे और उनका ट्रीटमेंट कैसे टाइप से किया जाता था, कैसे जो कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो धीरे धीरे यानी कि क्रॉनिक कंडीशन तक उनको पहुंचने नहीं दिया जा रहा था, कैसे उसे हम लोगों ने हैंडल आउट किया, है ना। इसको ही हम लोग देखेंगे अभी आने वाले समय में। ठीक है। अभी के टाइम पे जब पुराने ज़माने में, जैसे मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि पुराने ज़माने में इसका जो इम्पैक्ट था ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर में बहुत ही ज़्यादा था। यानी कि अगर किसी को टीबी हो जाता था तो उसे उस जगह से निकाल दिया जाता था, उसे सेपरेट रखा जाता था। अभी के टाइम पे अब कुछ लोग जिन्हें जो सीरियसली जो है बहुत ही ज़्यादा इल्ड हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इल्ड हैं, उन सभी पेशेंट को अब के टाइम पे जो है एम्बुलेटरी केयर क्लिनिक्स में प्रोवाइड की जाती है। यानी कि उनका जो एरिया है ना, जो एकदम क्रॉनिक कंडीशन में है जिनका ट्यूबरकुलोसिस, उन्हें अलग एरिया में ही उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये होता क्या है। तो ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन क्या है ना। तो ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन क्या है। ट्यूबरकुलोसिस जो है वो एक क्रॉनिक इन्फेक्शन है जो कि किसके थ्रू होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो है ट्यूबरकुलोसिस का ये इन्फेक्शन जो है वो होता है। ठीक है। और उसका एक पार्ट है जिसे हम लोग कह सकते हैं माइकोबैक्टीरियम बोविस। ये जो दोनों हैं ये भी इन्फेक्शन में कॉज करते हैं। ठीक है। इन्फेक्शन कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स को। ठीक है। अब अगर हम देखें कि इन्फेक्शन कॉज होगा तो वो एक एज ग्रुप में होगा, है ना। अगर हम लोग इन्फेक्शन की बात करें तो वो एक एज ग्रुप में होगा। ठीक।
ये 2 एज ग्रुप होंगे, इस 2 एज ग्रुप में जो है क्या होगा, आपका इन्फेक्शन कॉज होगा। अब हम देखते हैं कि वो एज ग्रुप क्या है। तो जो इन्फेक्शन है वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है। इसका जो इन्फेक्शन है, अगर क्या बोलते हैं, अपर लंग में, ठीक है, अपर लंग में होता है, बहुत ही मोस्ट कॉमन ट्यूबरक्लोसिस अगर किसी को बोलेंगे तो अपर लंग में अगर उसकी इन्फेक्शन है तो हम टीबी की जांच करते हैं, अगर पॉजिटिव निकल जाता है तो उसका ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये जो केस है, ये जो मेजर केस है वो किस में होते हैं, वो मिडिल एज्ड और एल्डरली पेशेंट, यानी कि जो वयस्क जो इंसान रहेंगे और जो बूढ़े इंसान रहेंगे या बूढ़े पेशेंट रहेंगे, उनमें जो है वो ओरिजिनेट होता है, उनमें जो है ये बनता है, ठीक है। और अगर हम लोग यंगर पीपल में, अगर जवान लोगों में अगर हम लोग बात करें तो ये जो है ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस, पेरिकार्डिटाइटिस, पेरिटोनिटाइटिस, इस नाम से, इस तरीके से जो है हार्म करता है ह्यूमन पॉपुलेशन को, ठीक है। अब अगर हम लोग क्लासिफिकेशन की देखें, बात करें तो इसके जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स जो होते हैं वो 2 टाइप में जो है हमने इसे क्लासिफाई किया है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ किसके, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इफिकेसी एंड सेफ्टी, ठीक है, यानी कि वो ड्रग जो हैं किस तरीके से काम करेंगे और कितनी सेफ्टी से काम करेंगे, उसके बेसिस पे हम लोगों ने इसे क्या किया है, डिवाइड किया है। और इसके हमने इसे 2 मेजर ग्रुप में हमने डिवाइड किया, जिससे हम कह सकते हैं प्राइमरी ड्रग्स, जिसे हम लोग फर्स्ट लाइन ड्रग बोलेंगे, ठीक है, फर्स्ट लाइन ड्रग बोलेंगे। और दूसरे जो होंगे जिसमें क्या है, हाई लेवल ऑफ इफ़िकेसी, उसकी जो इफ़िकेसी होगी, यानी कि उसकी काम करने की जो क्षमता होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी, और उसकी जो टॉक्सिसिटी होगी वो एक्सेप्टेबल डिग्री होगी, यानी कि उसका जो टॉक्सिसिटी लेवल रहेगा वो काफ़ी हद तक कम रहेगा, ठीक है। अगर ज़्यादा मात्रा में भी, मैक्स टू मैक्स कंडीशन में भी, अगर कॉन्सेंट्रेशन में भी अगर हम लोग देते हैं तो उसकी टॉक्सिसिटी जो होगी वो काफ़ी कम होगी, यानी कि उसमें हम लोगों ने क्या चीज़ का ध्यान रखा है, हमने सेफ्टी का ध्यान रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सेफ्टी जो है काफ़ी ज़्यादा मायने रखेगी, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग इसे 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे, यानी कि पहला जो होगा सेफ्टी और इफ़िकेसी के बेसिस पे। तो प्राइमरी ड्रग्स के जो, यानी कि फर्स्ट लाइन ड्रग्स जो हैं, उनका जो रहेगा हाई लेवल इफ़िकेसी होगा और एक्सेप्टेबल डिग्री ऑफ टॉक्सिसिटी जो होगा वो काफ़ी कम होगा, ठीक है। अब अगर हम लोग दूसरे वो में देखें तो ये सेकेंडरी ड्रग्स होंगे, जिसे हम लोग सेकंड लाइन ड्रग्स भी कहते हैं। इसे हम लोग और भी क्या कह सकते हैं, हम लोग इसे कह सकते हैं अल्टरनेटिव ड्रग्स, है ना। यानी कि अगर प्राइमरी ड्रग्स या फिर फर्स्ट लाइन ड्रग्स अगर अवेलेबल नहीं है, या फिर किसी कारणवश किसी पेशेंट में वो जो फर्स्ट लाइन ड्रग है वो क्या कर सकता है, अपना एडवर्स रिएक्शन दिखाता है या कुछ और अदर रिएक्शन दिखाते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग सेकेंडरी ड्रग्स या फिर सेकंड लाइन ड्रग्स को हम लोग दे सकते हैं, ठीक है ना। जैसा मैंने आपको बताया कि बैक्टीरियल रेजिस्टेंस और जो है किसी पेशेंट रिलेटेड फैक्टर जो हैं, कई सारी चीज़ें हैं जो निर्भर करती हैं कि हमें उसे प्राइमरी ड्रग यानी कि फर्स्ट लाइन ड्रग देना है कि नहीं देना है, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन दिख रहा होगा प्राइमरी ड्रग्स और सेकेंडरी ड्रग्स है। प्राइमरी ड्रग्स में आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, इथैम्ब्यूटॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये जो हैं ये प्राइमरी ड्रग्स हैं, फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं, जिसे हम लोग ट्यूबरक्लोसिस में देते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर हम लोग सेकेंडरी ड्रग्स देखें या फिर अल्टरनेटिव या सेकंड लाइन ड्रग्स देखें तो वियोमाइसिन, कैनामाइसिन, अमिकासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, ये जो हैं आपके सेकंड लाइन ड्रग्स हैं या फिर अल्टरनेटिव ड्रग्स हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इन ड्रग्स के बारे में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक ड्रग को जो है आपके साथ में डिस्कस करूँगा, ठीक है। सबसे पहले जो है वो है आपका प्राइमरी ड्रग्स। प्राइमरी ड्रग्स में आइसोनियाजाइड, ठीक है। आइसोनियाजाइड जो है, इसको अगर हम लोग पूरे नाम को अगर हम लोग देखें तो आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड जो है, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसे आइसोनियाजाइड कहते हैं। इसका जो इंट्रोडक्शन हुआ था, यानी कि ये पहली बार जो है
प्रकाश में आया था, लाइट में आया था, वो था 1952। ठीक है, 1952 में पहली बार ये आया था ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए ही। ठीक है, और अभी तक जो है आइसोनियाज़ाइड सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव ड्रग है ट्यूबरकुलोसिस के लिए। ठीक है, और इसे हम लोग एक यानी कि ये काफ़ी क्लोज है आइडियल ड्रग को लेकर। आइडियल ड्रग बोलने से अर्थात ये है कि जैसे मैंने यहाँ पे आपको शुरुआत में बताया था कि ये जो है सेफ्टी और इफ़िकेसी, सेफ्टी और इफ़िकेसी ये जो दो है, ये दो अलग अलग फैक्टर हैं, है ना। ये दोनों जो हैं अलग अलग फैक्टर हैं, और ये जो आइसोनियाज़ाइड है ये लगभग इन दोनों फैक्टर को क्या करता है फुलफ़िल करता है। इसलिए ये काफ़ी क्लोज है आइडियल ड्रग को। कोई भी ड्रग जो है आइडियल नहीं हो सकता, कोई भी चीज़ आइडियल नहीं हो सकती, कोई भी पूरी तरीके से परिपूर्ण नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोगों ने कहा है कि आइसोनियाज़ाइड जो है वो काफ़ी क्लोज है आइडियल ड्रग के। ठीक है, क्यों क्लोज है? क्योंकि वो लिस्ट टॉक्सिक है, ठीक है, कम जहरीला है, मोस्ट इफ़िकेशियस है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्या करता है अपना एक्शन शो करता है, एंड लिस्ट एक्सपेंसिव है, यानी कि इकोनॉमिकली भी अगर हम देखें तो ये आराम से जो है अवेलेबल है, आसानी से अवेलेबल है। ठीक, अब हम देखते हैं कि इसका एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम क्या है। ठीक है, एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम क्या है? तो एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम बोलने से मतलब है कि ये कौन से यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर में किस तरीके से जो है अपना असर दिखा सकता है। वो अपना स्टैटिक एक्शन दिखाता है कि साइडल एक्शन दिखाता है। स्टैटिक यानी कि वो उसके जनरेशन को रोकेगा, उसके जनरेशन को रोकेगा या फिर उसे किल करेगा। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिसाइडल और स्टैटिक एक्शन जो दिखा रहा है ना, ये कुछ इस तरीके से दिखाएगा कि यानी कि ये दोनों कंडीशन में जो है अपना एक्शन शो कर सकता है, दोनों कंडीशन में। ठीक है, अब हमें देखने के लिए ये मिलता है कि अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है अगर वो अपने रेस्टिंग कंडीशन में है, ठीक है, रेस्टिंग कंडीशन में है, तो हो सकता है कि ये क्या करे, ये जो ड्रग है आइसोनियाज़ाइड है, ये इसके ऊपर में एक्शन नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ठीक है, यानी कि अगर रेस्टिंग कंडीशन में चला गया मतलब कि वो हम लोग इसे बोल सकते हैं कि हाइबरनेशन में चला गया। ठीक है, हाइबरनेशन में मतलब कि सुसुप्त अवस्था, यानी कि वहाँ पे ना वो कुछ खा रहा है ना पी रहा है, वो चुपचाप एक जगह में बैठा हुआ है, पड़ा हुआ है। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं रेस्टिंग कंडीशन या फिर हाइबरनेशन कंडीशन। ठीक, और ये कब तक चलते रहता है? जब तक हम ड्रग जो है कंज्यूम कर रहे हैं, आइसोनियाज़ाइड जो है हम कंज्यूम कर रहे हैं, तब तक वो रेस्टिंग कंडीशन में चला जाएगा। ठीक है, ये एक कंडीशन है जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चला जाएगा, और जैसे ही हम ड्रग लेना छोड़ेंगे तो ये वापस जो है अपने मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो अब इसका स्पेक्ट्रम किसके ऊपर बेस्ड है? यानी कि अगर आइसोनियाज़ाइड को अगर हम लोग ऐसे कंडीशन में देते हैं जिस टाइम पे ट्यूबर सेल बेसिली जो है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो एक्टिव है, ग्रोइंग कर रहा है, ठीक है, एक्टिव है और अपने आप को जनरेट करता जा रहा है, सिंथेसाइज करता जा रहा है, उस कंडीशन में ये काफ़ी अच्छा एक्शन दिखाएगा। लेकिन अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेस्टिंग कंडीशन में है, ठीक है, तो रेस्टिंग कंडीशन में है, और अगर हम ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं, मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, तो उस टाइम पे ये अपना एक्शन शो नहीं करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं मोड ऑफ एक्शन। मोड ऑफ एक्शन बोलने से मतलब है कि ये ड्रग जो है कैसे काम करता है। ठीक है, हाउ इट एक्ट्स टू और रिएक्ट्स टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये कैसे करता है? ये रोकता है, इनहिबिशन करता है बायोसिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड का। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि
जो इसका मोड ऑफ एक्शन है वो मैंने आपको बताया कि ये माइकोलिक एसिड के बायोसिंथेसिस को क्या करता है, इनहिबिट करता है। ठीक है, तो ये जो माइकोलिक एसिड है ये माइकोबैक्टीरियम सेल वॉल का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, और इसको अगर हम लोग कमज़ोर कर देते हैं, अगर हम लोग सेल वॉल को कमज़ोर कर देते हैं तो क्या होगा, इसका जो माइकोलिक एसिड का जो सिंथेसिस है वो रुक जाएगा और सेल वॉल जो है काफ़ी वीक हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स की अगर हम बात करें, तो ये जो आइसोनियाजाइड है, ये जो ड्रग है, ये कहाँ से आपका एब्जॉर्ब होता है, ये रीडली एब्जॉर्ब हो जाता है गट से और आपके बॉडी टिश्यू में डिफ्यूज़ हो जाता है। ठीक है, और वहाँ से ये पेनेट्रेट कर लेता है माइक्रोफेजेस को और थोड़ा सा रुक जाइए। तो इस तरीके से जो है ये इंट्रासेलुलर ट्यूबर सेल बेसिली को क्या कर सकता है, पेनिट्रेट करके किल करता है या फिर रोकता है उसके अंदर में माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को। ठीक है, ये करता कैसे है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब जब ये अपना फंक्शन कंप्लीट कर लेता है, ठीक है, ये जब अपना फंक्शन जो है कंप्लीट कर लेता है ना, तो इसका मेटाबॉलिज्म होना रहता है। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक में हम लोग 4 चीज़ें पढ़ते हैं, ADME, है ना। तो यहाँ पे जो है तीसरा पार्ट जो है मेटाबॉलिज्म उसका कैसे होता है, लीवर में होता है उसका मेटाबॉलिज्म, और कैसे होता है, एसिटाइलेशन के थ्रू होता है। ठीक है, लीवर में उसका एसिटाइलेशन होता है आइसोनियाजाइड का। ठीक है, और इसमें भी जो है लोग जो हैं डिफरेंट तरीके से डिवाइडेड हैं। ठीक है, जेनेटिकली डिवाइडेड है। कैसे, यानी कि आइसोनियाजाइड का जो एसिलेटर्स होते हैं वो होना है, वो कैसे होगा, या तो स्लो होगा या तो रैपिड होगा। ठीक है, स्लो होगा, बहुत ज़्यादा स्लो होगा तो इशू आएगा, और बहुत ज़्यादा रैपिड होगा तो इशू आएगा। ठीक है, तो ये किसके में होता है, तो जो ग्रुप है, एक ग्रुप है जिसमें फास्ट एसिटाइलेटर्स होते हैं, यानी कि एसिटाइलेशन जो है वो काफ़ी फास्ट होता है, वो होते हैं जो ब्लैक और एस्किमोज होते हैं, उन पॉपुलेशंस के ऊपर में जो है काफ़ी फास्ट एसिटाइलेशन होता है। ठीक है, यानी कि एसिटाइलेशन के थ्रू जो है मेटाबॉलिज्म जो होना है आइसोनियाजाइड का वो होता है। ठीक है, और बाकी लोगों में जो है स्लोली जो है एसिटाइलेशन होता है। ठीक है, अब अगर हम लोग टी हाफ की बात करें तो टी हाफ की बात करें एसिटाइलेशन में, तो ये जो है 140 मिनट से ज़्यादा का भी हो सकता है और 80 मिनट से कम का हो सकता है। यानी कि फास्ट एसिटाइलेटर्स में अगर फास्ट एसिटाइलेशन हो रहा है किसी का, तो उसका जो टी हाफ होगा वो क्या होगा, ये तो 140 मिनट से ज़्यादा हो सकता है, या तो कम, और कम होगा तो कम से कम में 80 मिनट से कम में होगा। ठीक है, अब इसका जो एक्सक्रीशन है ना, आइसोनियाजाइड का जो एक्सक्रीशन है वो कहाँ से होगा, उसका जो एक्सक्रीशन होता है वो प्राइमरीली होता है किडनी से। ठीक है, किडनी से जो है इसका एक्सक्रीशन होता है, फ्री फॉर्म में एक्सक्रीशन होता है, और इसके मेटाबोलाइट्स का होता है। फ्री फॉर्म में हुआ तो वो तो अपना एक्शन दिखा देगा, लेकिन इनके जो मेटाबोलाइट्स हैं इनका कुछ भी जो है एंटी ट्यूबरकुलस एक्टिविटी नहीं होता है, उनमें कोई भी एक्शन नहीं रहता उनके मेटाबोलाइट्स पे। ठीक है, अब इनके थेरेपेटिक यूज़ को हम लोग देख लेते हैं। इनका थेरेपेटिक यूज़ में हमको ये तो पता ही है कि हम लोग जो है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के बारे में पढ़ रहे हैं, और इसका ये फर्स्ट लाइन ड्रग है। ठीक है, तो आइसोनियाजाइड का जो यूज़ है वो ट्यूबरकुलोसिस में होता है, और अगर हम लोग इससे अदर ड्रग्स के साथ में कॉम्बिनेशन में दे देते हैं तो इसका जो अगर एक साथ हम लोग उसे और अदर ड्रग्स के साथ में अगर हम उसे दे देते हैं तो उससे हम लोग जो है सभी टाइप के जो ट्यूबरकुलोसिस होते हैं उनके ट्रीटमेंट में ये काम आ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं टॉक्सिसिटी की।
कि टॉक्सिसिटी क्या क्या है इसमें। तो आइसोनियाज़ाइड की जो टॉक्सिसिटी है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि इसकी सेफ्टी और एफिकेसी दोनों इसकी अच्छी है, इसलिए ही इसे हम लोग फर्स्ट लाइन ड्रग में जो है कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो आइसोनियाज़ाइड जो है ये साइड इफ़ेक्ट से लगभग दूर है, यानी कि इनके कुछ ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। और कब तक नहीं है? जब तक हम इसे 300 mg डेली, यानी कि अगर हम लोग 300 mg तक हम लोग इसको दे सकते हैं, दिन में 300 mg से कम तक जितने बार भी हो सकता है, यानी कि जो भी अमाउंट है 300 mg से अगर कम है डेली का कंजप्शन, तो हमें कुछ भी साइड इफ़ेक्ट्स, टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे। अगर लेकिन अगर हमें ये जो टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स हैं ये किस कंडीशन में देखने के मिल सकता है? वो हमें मिल सकता है जो स्लो एसाइलेटर्स होते हैं, एसिटाइलेटर्स होते हैं, स्लो एसिटाइलेटर्स होते हैं, उनके कंडीशन में जो है हमें टॉक्सिक इफ़ेक्ट देखने के लिए मिल सकता है ना। और वो भी किस टाइप के कंडीशन देखने के लिए मिल सकते हैं? वो है रेस्टलेसनेस, इंसोमिया, नोजिया, वोमिटिंग, मसल ट्विचिंग, यानी कि नींद ना आना, उल्टी आना, मितली आना, है ना, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जैसे लाइक रैशेस जो है ये हो सकते हैं। ठीक है, ये जो है हो सकते हैं। और अगर कुछ ज़्यादा ही अगर कुछ कंडीशन होगा तो कुछ लोगों में जो है हेपेटाइटिस का जो है डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, हेपेटाइटिस का डेवलपमेंट हो जाता है, और कुछ कंडीशन में हिपैटोटॉक्सिसिटी को ये शो करता है, कन्वल्शंस आ सकते हैं, साइकोटिक एपिसोड्स हो सकते हैं, है ना। तो ये कुछ जो हैं इनके नेचर में है, मतलब कि 300 mg से अगर हम ज़्यादा कुछ करते हैं तो ये सब जो कंडीशंस हैं हमें देखने के लिए मिल सकती है। और कौन सी कंडीशन आ सकती है? अगर स्लो एसिटाइलेटर्स होते हैं, एसिटाइलेशन अगर किसी पर्सन में स्लो हो रहा है तो भी जो है हमें ये कंडीशन देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग डोजेस की। ठीक, तो यहाँ पे डोज तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में बता दिया, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अगर हम लोग इसे 300 mg तक जो है रोज़ का अगर दे रहे हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में हम लोग इसे जो है एडल्ट्स में 3 mg प्रति केजी के हिसाब से दे सकते हैं, बच्चों में हम लोग इसे 6 mg प्रति केजी के हिसाब से दे सकते हैं, यानी ठीक है। और इसके साथ ही साथ जो है ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस में हम लोग जो है इसे 10 mg प्रति केजी के हिसाब से ओरली दे सकते हैं, या ओरली जो है आराम से जो है एब्जॉर्ब हो जाता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। अगर हम लोग इसका ओरल यूज़ कर रहे हैं तो इसमें कुछ कंडीशन में ये 50 और 100 mg टैबलेट के तौर पे जो है अवेलेबल है अभी के टाइम पे। अगर हम इन डोज को अगर इंजेक्शंस के थ्रू भी अगर ये इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हो, एडमिनिस्टर करवाना चाह रहे हो बॉडी के अंदर में, तो उस कंडीशन में भी जो है 25 mg पर ml के हिसाब से 2 ml के एम्प्यूल्स जो हैं अवेलेबल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने देखा कि एंटी ट्यूबरकुलर जो ड्रग होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स होते क्या हैं, उन ड्रग्स में यानी कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट लाइन ड्रग होंगे, सेकंड लाइन ड्रग होंगे, और वो क्यों होंगे, किस बेसिस पे होंगे। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस का जो इन्फेक्शन है वो क्या है, कैसे होता है, ये मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है। और जो मेडिसिन है, जो ड्रग है, वो कैसे उस बैक्टीरिया के ऊपर में इफ़ेक्ट करता है, उसको हमने देखा। ठीक है, इसके जो अदर जो ड्रग्स हैं, है ना, जो फर्स्ट लाइन के ड्रग्स जैसे रिफाम्पिसिन एक आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे, है ना, इसमें भी लगभग यही चीज़ें हैं। ठीक है, ये यही चीज़ें हैं, बस इसमें सेफ्टी और एफिकेसी का जो पैरामीटर है वो थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, अदरवाइज़ लगभग सभी चीज़ें जो हैं वो सेम हैं, और आपको इसके अकॉर्डिंग ही लिखना है और इसे पढ़ना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।